आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश। आइए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे एडवर्ब। आज एडवर्ब का आखिरी लेक्चर होने जा रहा है और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और जितने भी कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, वो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को मिस मत करिए, आप शुरू से पूरा देखिए और हाँ, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट भी करिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। एडवर्ब हम कल क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि जो इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन के अपने दो टाइप्स होते हैं। ओके, अगर निगेटिव एडवर्ब से अगर निगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वहां पर इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है और इन्वर्जन में खासतौर सेमी इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। कब? जब निगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरुआत हो तब। एग्जांपल देखते हैं इसके है, तो हमारे पास कई सारे वर्ब होते हैं। समझे, हार्डली लिखवाए थे ना कि अगर ऐसे एडवर्ब जो निगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, हार्डली है, राइट, बेयरली है, हार्डली है, बेयरली है, स्कैर्सली है, स्कैर्सली है, सेल्डम है, लिटिल है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, लिटिल भी आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, लिटिल इसका मतलब होता है लगभग ना के बराबर। तो हार्डली है, बेयरली है, स्पेशली है, सेल्डम है, लिटिल है, ये सब निगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं। नेवर है, राइट। अगर इनसे आपकी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वहां पे आप सेमी इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। सेमी इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। कल आपको समझा दिए थे, जैसे हम कहें कि नेवर अटेंड्स द क्लास। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही नेवर अटेंड्स द क्लास। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। वजह क्या है, नेवर क्या है, एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आपको समझाया गया था कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सेंटेंस में किया जाता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। उसे हमेशा मेन वर्ब के पहले रखते हैं। यहाँ पे जैसे इसको कहा गया है वैसे इसको यूज किया गया है। ओके, लेकिन अगर बाई द वे हम नेवर से ही सेंटेंस की शुरुआत करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हो, बस आपको इतना ध्यान देना है वहां पे इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिया जाता है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, नेवर डज ही अटेंड द क्लास। नेवर डज ही अटेंड द क्लास। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ए सेमी इन्वर्जन हो गया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, हाँ, अब फुल इन्वर्जन क्या होता है, सेमी इन्वर्जन हमने सीख लिया। इसका यूज कब करते हैं, जब निगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है वहां पे सेमी इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फुल इन्वर्जन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, और फुल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। फुल इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आती है। इसमें सेमी में क्या होता है, सेमी इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले केवल मेन वर्ब आएगी। ओके, सही, सब्जेक्ट से पहले केवल हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। फुल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाती है, उसे ही फुल इन्वर्जन कहा जाता है। हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि फुल इन्वर्जन किसे कहा जाता है, कैसे इस सेंटेंस में यूज किया जाता है। हम कहें से along, जैसे across the field, across the field, across the field were seen some boys playing cricket। राइट, ये हमने क्या किया है, फुल इन्वर्जन करके एक सेंटेंस बना दिया है। ओके, अक्रॉस द फील्ड वर सीन सम बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, खेत के उस पार या मैदान के उस पार कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे देखिए अक्रॉस द फील्ड क्या है, ये एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आपको पता है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उनकी पोजीशन होती है वो आपके सेंटेंस के अंत में।
आपको ये पता है कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उन्हें रखा जाता है सेंटेंस के अंत में, या बेसिकली उन्हें रखा जाता है मेन वर्ब के बाद। लेकिन जब मेन वर्ब के बाद होने वाले जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उन्हें जब सेंटेंस के बिगिनिंग में रख दिया जाए तो वहां पे फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। फुल इन्वर्जन से केवल इतना ही मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रखी जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, वो सम बॉयज है। ये देखते चलिएगा, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, सम बॉयज है। सम बॉयज के पहले हमने क्या किया, हमने वर्ब को भी रख दिया है और सीन को भी रख दिया है। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सीन क्या है, मेन वर्ब। ओके राइट, तो आई थिंक इसको ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे ये भी नहीं समझ में तो पहले हम आराम इसको हम सिंपल सेंटेंस में लिख के आपको समझा देते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा सम बॉयज। Some boys were seen. Some boys were seen playing cricket. बातें समझ आ रही है। Some boys were seen playing cricket across the field. Across the field. बातें समझ में आ रही हैं। Some boys were seen playing cricket across the field. अब देखिए हमने कहा ना कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं ओके उन्हें सेंटेंस के अंत में रखा जाता है, लेकिन जब अंत में यूज होने वाला एडवर्ब ऑफ फ्रेज से ही जब सेंटेंस की शुरुआत कर दी जाए तो वहां पे हम सेमी इन्वर्जन का नहीं, वहां पे फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। फुल इन्वर्जन से केवल इतना ही मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज कर दिया जाता है। आई होप चीजें आपको बराबर समझ में आ रही होंगी। एक दो सेंटेंस हम और लेते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कहे रवि goes there on foot. Ravi goes there on foot. Ravi goes there on foot. ये सेंटेंस हमने सिंपल लिखा है, रवि goes there on foot। लेकिन आप चाहो तो यहां पे फुल इन्वर्जन का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो लिख सकते हो there goes Ravi on foot. There goes Ravi on foot। यहां पे क्या किया हमने मेन वर्ब को सब्जेक्ट पहले रख दिया है और दोनों के मतलब क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे आपने पढ़ते समय आपने कई बार देखा होगा, आपको सेंटेंस में लिखा रहता है हियर कम द बस, लो बस आ गई। हियर कम्स द बस। आपने ऐसे सेंटेंस बहुत बार आप पढ़ते समय आप पाए होंगे, ठीक है, कि हियर कम्स द बस। इसका मतलब क्या है, देखो बस आ गई। इसको क्या है, ए इन्वर्टेड फॉर्म में है। ये जो सेंटेंस लिखा गया है किस फॉर्म में लिखा गया है, ये सेंटेंस लिखा गया है इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया है। इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपल फॉर्म होगा द बस कम्स हियर, द बस कम्स हियर। इस सिंपल फॉर्म में लिखा गया है, ओके, ये सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन अगर मैं कहूं हियर कम्स द बस, ए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया है और दोनों सिचुएशन में हम फुल इन्वर्जन का प्रयोग किए हैं। फुल इन्वर्जन का मतलब यही होता है कि आप मेन वर्ब को रखते हो सब्जेक्ट से पहले, ओके, यही होता है फुल इन्वर्जन। लेकिन ध्यान दीजिए, जब नाउन रहेगा, जब फुल इन्वर्जन की बात की जाए, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने भी होंगे। जब नाउन रहेगा तभी फुल इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे आप। जब नाउन होगा तभी फुल इन्वर्जन आएगा। जब नाउन नहीं, उसका प्रोनाउन यूज किया जाता है, वहां पे फुल इन्वर्जन का प्रयोग नहीं किया जाता। हम नहीं कह सकते हियर, जैसे हम कहें लो राम आ गया, हम क्या बोलेंगे, हियर कम्स राम। हियर हम कहें लो राम आ गया, ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हियर कम्स राम। सेंटेंस बिल्कुल सही है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे फुल इन्वर्जन का प्रयोग किया है, हियर कम्स राम। देखो राम आ गया।
लेकिन हम नहीं कह सकते हियर कम्स ही, हियर कम्स ही, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राम, देखो राम आ गया, हियर कम्स राम, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हम नहीं कह सकते हियर कम्स ही। देखो ओ आ गया, यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। जहां पे फुल इन्वर्जन का प्रयोग करते हो, आप ये ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नाउन है कि नहीं। अगर नाउन नहीं है तो फुल इन्वर्जन नहीं आएगा, आपको सिंपल सेंटेंस में लिखना होगा हियर राम कम्स, हियर कम्स ही लिख दो, आप इतना लिखोगे हियर कम्स ही, आप ऐसे लिखें, हियर कम्स ही लिख दीजिए। सही, हियर सही, हमने रॉन्ग लिख दिया है, हियर ही कम्स, चाहे लिखो हियर ही कम्स लिखो, चाहे ही कम्स हियर लिखो, आपके दोनों सही है, लेकिन आप हियर कम्स ही नहीं लिख सकते। ए आपको बारीकियां दिमाग में रखना होगा, यहीं से आपको एग्जामिनर घुमा देता है और आप क्या होते हो, आसानी से घूम जाते हो। आई थिंक सेमी इन्वर्जन क्या होता है, फुल इन्वर्जन क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा गया है वो देख लेते हैं। On the ground was some students playing, right, on the ground was some students, okay, right, यहाँ देखिए सेंटेंस गलत हो गया, तो फिर से लिख दे रहे हैं हम। On the ground was seen some boys playing hide and seek, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, राइट। क्या लिखा हुआ है, ऑन द ग्राउंड वॉज सीन सम बॉयज प्लेइंग हाइड एंड सीक, इस बॉयज को हम सही से लिख दे रहे हैं, राइट। क्या लिखा है, ऑन द ग्राउंड वॉज सीन सम बॉयज प्लेइंग हाइड एंड सीक, ओके, राइट। ग्राउंड पर कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हुए पाए गए। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छुपी। आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। हमने कहा ना कि जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत होती है, बेसिकली उन्हें लिखा जाता है सेंटेंस के अंत में, लेकिन हम क्या करते हैं, राइटर अपनी बातों को इंप्रेसिव वे में कहने के लिए क्या करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को सेंटेंस की शुरुआत में लिखता है और वर्ब को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे इन्वर्जन फॉलो हो जाता है और फुल इन्वर्जन फॉलो होता है। उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले आ जाती है, लेकिन जो मेन वर्ब होता है या जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ना। अब यहाँ पे देखिए सम वॉइस क्या है, सम वॉइस आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सम वॉइस के हिसाब से यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर मैं इसको ए बी सी और आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। अगर मैं इसको ए बी सी के हिसाब से कैटेगराइज करूं तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपका बी पार्ट में है। यहाँ वॉज के स्थान पे क्या होना चाहिए, यहाँ वॉज के स्थान पे होना चाहिए वर्ब। बातें समझ आई, तो वॉज के स्थान पे क्या होना चाहिए, वर्ब का यूज किया जाना चाहिए। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, ओके। अब आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होंगे एडवर्ब पे ही, ओके। चलिए
देखिए अगर हम आगे की बात करें ना तो हमारे पास क्या होता है, अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब की हम बात कर लेते हैं, राइट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, चलिए अगर हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करें, अगर एक ही सेंटेंस में, अगर क्या है, अगर एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीनों का यूज अगर एक ही सेंटेंस में हो गया है तो हम एमपीटी, ओके राइट, हम आपको पहले लिख के समझाते हैं। if the adverbs, if the adverbs like manner, place and time are used in one sentence, we follow the concept of MPT। देखिए अगर एक ही सेंटेंस में जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इन तीनों का यूज एक ही सेंटेंस में हुआ हो तो हम एमपीटी को फॉलो करते हैं। एमपीटी का मतलब होता है मैनर, प्लेस और टाइम। सबसे पहले मैनर वाला आएगा, उसके बाद प्लेस वाला आएगा, उसके बाद टाइम वाला आएगा। मैनर, प्लेस और टाइम के सिचुएशन को या उनके सीक्वेंस को आप फॉलो करते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं कहूं सौरभ, राइट, performed Saurabh performed yesterday well there। क्या लिखा हुआ है, सौरभ performed yesterday well there, ओके। सौरभ ने वहां कल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, यार सौरभ की परफॉर्मेंस वहां पे कल बहुत अच्छी थी। आइए देख लेते हैं इस सेंटेंस को, हम समझते हैं अच्छे से। यस्टरडे क्या है, यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। बातें समझ में आ रही हैं। यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। विल क्या है, ए एडवर्ब ऑफ मैनर है। बातें समझ पा रहे हो। और देयर क्या है, देयर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। बातें समझ में आ रही हैं तो हमने क्या किया, सॉरी, ये देयर क्या है, देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, ए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमने इसके सीक्वेंस को गलत कर दिया है ना, ओके। सबसे पहले यूज किया सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर का, फिर उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर क्या एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। जिसको आखिरी में यूज करना चाहिए उसे सबसे पहले किए हैं, और जिसे सबसे पहले करना चाहिए उसे हम क्या किए हैं, बीच में किए। तो सीक्वेंस गलत हो गया है। सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। इसको सही से यूज कैसे किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो जो हमने आपको बताया है फार्मूला, जो हमने बताया है कॉन्सेप्ट, उसे आप दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले आप किसे यूज करोगे, आप यूज करोगे मैनर का। तो यहां क्या हो जाएगा, सौरभ performed well there yesterday। क्या हो जाएगा, सौरभ परफॉर्म्ड वेल देयर यस्टरडे। अब जाके सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा गलत है और ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। वजह क्या है, यहाँ पर एम है, यहाँ पे क्या है, एम है, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, टी है। तो सीक्वेंस है एमपीटी वाला यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है हमने वहां पे फॉलो नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। बातें समझ में आ रही है ना। तो एमपीटी के सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं।
जैसे हम कहें निधि sang, निधि sang in the party, निधि sang in the party beautifully. निधि sang in the party beautifully. ये हमारा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस क्या है? गलत। गलत होने की वजह क्या है? अब देखिए कहां पे गाया? पार्टी में गाया। कैसे गाया? सुंदर गाया। अब यहां पे क्या है? ए एडवर्ब, ये क्या है? ए एडवर्ब ऑफ मैनर है, ए एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये क्या है? ए एडवर्ब ऑफ टाइम। बातें समझ में आ रही है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब आप लिखोगे, आपको लिखना होगा एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले और एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम को बाद में। सॉरी, ये क्या है? प्लेस है भाई। तो सेंटेंस यूं लिखा जाएगा, निधि निधि sang beautifully निधि sang beautifully in the party. राइट, निधि sang beautifully in the party. अब जाके सेंटेंस हमारा क्या हुआ? सही हुआ। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले यूज किया जाता है मैनर का, उसके बाद यूज किया जाता है प्लेस का, उसके बाद यूज किया जाता है टाइम का। ओके, आइए इसके हम आगे चलते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले यूज किया जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, उसके बाद यूज किया जाता है मैनर का। कभी कभी इसका सीक्वेंस बदल जाता है, कभी कभी एमपीटी का नहीं बल्कि क्या होता है? आप पीएमटी को फॉलो करते हो, पी पी एम टी को फॉलो करते हो। ओके, ऐसा कब होता है? देखिए हमेशा एडवर्ब, अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आप सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको सबसे पहले यूज करना होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का। ऐसी ऐसी किस सिचुएशन में हम करते हैं? जब आपका जो वर्ब होगा ना वो किसी प्लेस को बताने वाला होगा। आइए पहले लिखवा देते हैं। इफ द वर्ब्स, if the verbs denoting places, if the verbs denoting places are used in the sentence, क्या लिखा हुआ है? If the verbs denoting places are used in the sentence, we follow PMT, not MPT. ओके, अब PMT क्या होता है? MPT क्या होता है? एक बार समझाया गया है, फिर समझा देते हैं। तो जहां पे जो वर्ब होते हैं वो एक्शन को नहीं, वो प्लेस को डिनोट करे, तो वहां पर हमेशा आप पीएमटी का यूज करोगे, वहां पे एमपीटी का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे हम गो की बात करें, अब प्लेस डिनोटिंग वर्ब्स क्या होते हैं? गो हो गया, कम हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया। राइट, गो है, कम है, अराइव है, रीच है, ये सब क्या होती हैं? एक प्लेस को बताने वाली वर्ब होती है। इनके बाद तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ही कम्स देयर। ओके, वह वहां रोज जाता है, तो ही कम्स देयर डेली हो जाएगा ना। यहाँ गो क्या है? गो के बाद हमेशा प्लेस आएंगे, कम के बाद क्या होंगे? हमेशा प्लेस आएंगे, रिच के बाद क्या होंगे? हमेशा प्लेस आएंगे, अराइव के बाद प्लेस आएंगे। जो प्लेस डिनोटिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद तुरंत एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, उसके बाद आता है मैनर। एग्जांपल देख लेते हैं। yes. He went there by bus. अब देयर क्या है? देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है,
ओके, और बाई बस क्या है? बाई बस आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, या हम कहें सौरभ, ओके, सौरभ went to Kanpur by train yesterday। क्या लिखा हुआ है? सौरभ went to कानपुर by train yesterday। अब यहां पे देखिए कानपुर क्या है? तो कानपुर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बाय ट्रेन क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, yesterday क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। हम नहीं लिख सकते सौरभ वेंट बाय ट्रेन टू कानपुर, गलत हो जाएगा ना। तो देखिए जब प्लेस डिनोटिंग वर्ब्स, अब तुम बार बार कह रहे चीजों को पढ़िए और समझिए, जब प्लेस बताने वाले वर्ब्स आते हैं तो सबसे पहले यूज किया जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का, उसके बाद एडवर्ब ऑफ, ओके, क्या करते हैं, नहीं सबसे पहले, हाँ, एडवर्ब सबसे पहले यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर का, उसके बाद हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का। एग्जांपल आपके सामने है, टू कानपुर प्लेस को बता रहा है, बाय ट्रेन आपके मैनर को बता रहा है, और यस्टरडे क्या बता रहा है? ए आपके प्लेस को बता रहा है। बातें समझ में आए तो इन सब चीजों को याद रखा करिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आज एडवर्ब की आखिरी क्लास है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। आइए आगे चलते हैं। चलिए, और हमारे पास कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जो एडवर्ब होता है हम उनके साथ नहीं यूज करते प्रीपोजिशन का, लेकिन जो नाउन होता है उनके साथ यूज किया जाता है प्रीपोजिशन का। एग्जांपल देख लीजिए, हम कहें आई डिड नॉट go to school on Saturday। क्या लिखा हुआ है? I did not go to school on Saturday। शनिवार को मैं स्कूल नहीं गया। ओके, अब देखिए यहां पे ऑन आया है, एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, I did not go to school, okay, yesterday। देखिए एक चीज, अब यहां ऑन सैटरडे भी टाइम बता रहा है और यस्टरडे भी टाइम बता रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, जो ऑन सैटरडे है, सैटरडे के साथ आपने लगाया प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे हम यस्टरडे के साथ नहीं लगा सकते प्रीपोजिशन। उसकी वजह क्या है? जो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे होता है, ए स्पेसिफिक डे के नाम है भाई, ए स्पेसिफिक डे के नाम है, और इस सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह काम करते हैं। लेकिन जो लेकिन जो टुमारो है, जो यस्टरडे है, जो लास्ट डे है, जो नेक्स्ट वीक है, जो प्रीवियस वीक है, जो फॉलोइंग वीक है, जो दिस वीक है, जो दैट वीक है, राइट, ये प्योरली एडवर्ब्स होते हैं, और एडवर्ब्स के साथ आप नहीं लगा सकते प्रीपोजिशन, राइट। हम नहीं कह सकते आई डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन यस्टरडे, सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। अगर इसे ऐसे लिखना पड़े, I did not go to school on yesterday, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा भाई। वजह क्या है? yesterday एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के साथ रट मारिए, इसको समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एडवर्ब के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। कई बार एग्जाम में इनके बीच में प्रश्न आए हैं, कैसे आए हैं आइए देख लेते हैं। बातें समझ आ रही है ना? हम नहीं कह सकते कि ऑन नेक्स्ट वीक, हम नहीं कह पाएंगे कि आई विल गो देयर ऑन नेक्स्ट वीक, सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। आपको कहना होगा कि आई विल गो देयर नेक्स्ट वीक, आई विल go there
नेक्स्ट वीक। बातें समझ में आ रही हैं? आई विल गो देयर नेक्स्ट वीक सही है, आई विल गो देयर ऑन नेक्स्ट वीक गलत हो जाएगा। वजह क्या है? नेक्स्ट वीक है, हम सब लिख दे रहे हैं। ठीक, इनके साथ आप मत करिएगा यूज प्रीपोजिशन का। ओके, जैसे नेक्स्ट वीक है, द फॉलोइंग वीक है, लास्ट डे है, द प्रीवियस डे है, राइट, नेक्स्ट मंथ है, दिस डे है, दैट डे है, दैट डे है, दिस डे है, दैट डे है, नेक्स्ट वीक है, द प्रीवियस डे है, लास्ट डे है, फॉलोइंग वीक है, नेक्स्ट वीक है। इनके साथ आप नहीं यूज करते, ठीक है, इनके साथ नो प्रीपोजिशन। एक ओके और टुडे है, टुमारो है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, दिस मॉर्निंग है, दैट मॉर्निंग है, राइट। इन सभी जो हमारे पास एडवर्ब होते हैं, इनके साथ कभी भी आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीक है, द फॉलोइंग वीक है, लास्ट डे है, द प्रीवियस डे है, नेक्स्ट मंथ है, दिस डे है, दैट डे है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, दिस मॉर्निंग है, दैट मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग भी है। इनके साथ आप नहीं यूज करेंगे प्रीपोजिशन, बिकॉज ये प्योर एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। ओके, अगर नाउन इनके बदले में होते तो हम उनके साथ यूज कर सकते थे प्रीपोजिशन का। और हाँ, कुछ चीज आपको और बताना है, जैसे हम अगर डे जो हमारे स्पेसिफिक डे होते हैं, संडे मंडे, इनके साथ भी नेक्स्ट लगा दें, नेक्स्ट संडे हो गया, यहां भी नहीं आएगा। नेक्स्ट संडे हो गया, लास्ट संडे हो गया, नेक्स्ट संडे हो गया, लास्ट संडे हो गया। इनके साथ भी आप नहीं यूज कर सकते प्रीपोजिशन, बिकॉज ये क्या बन जाते हैं? ये एडवर्ब बन जाते हैं। इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। इन सब चीजों को आप बराबर से नोट डाउन करते चलिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हम कहें ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे I will meet you at school. On next Sunday I will meet you at school. ठीक है, अगले संडे मैं आपसे मुलाकात करूंगा स्कूल में। सेंटेंस गलत हो गया है। यहाँ पर ऑन नेक्स्ट संडे के स्थान पे आपको लिखना होगा नेक्स्ट संडे। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट संडे। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। आपको लिखना होगा नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे आई विल मीट यू एट स्कूल। I will meet you at school. बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट संडे आई विल मीट यू एट स्कूल। ओके, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे कह दूं, ऑन संडे नेक्स्ट, अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट संडे होगा तो आप नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन, लेकिन हम इसको उल्टा कर दें, ऑन संडे नेक्स्ट हो जाएगा तो वहां पे ऑन आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो ऑन आया है ना, देखिए यहाँ पे जो ऑन आया है वो इस संडे के लिए आया है,
तो यहाँ पे क्या है, ये जो नहीं आया है वहां पे क्या है, नेक्स्ट संडे के हिसाब से नहीं आया है। तो ये जो बारीकियां होती हैं आपको ये भी समझना होगा। नेक्स्ट संडे, राइट, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, इनके साथ आप मत लगाइए, इसको उल्टा कर दीजिए, संडे लास्ट, मंडे लास्ट, ओके, राइट, संडे नेक्स्ट, मंडे नेक्स्ट, इनके साथ ऑन आप लगाएंगे। ओके, तो ये सब चीजें आप सीखते चलिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ऑन संडे नेक्स्ट, अब आपका ऑन आ जाएगा, यहाँ पे ऑन हटाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इन सब चीजों को सोचते चलिए और समझते चलिए। क्या हो जाएगा, ऑन संडे नेक्स्ट आई विल मीट यू एट, बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अभी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं जो अधिकतर जो अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। आइए उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उनके हैं सौरभ Saurabh is very good at studies. Saurabh is very good at studies and his father wants to send him to abroad for his further education. बातें समझ में आ रही हैं। सौरभ इज वेरी गुड एट स्टडीज, यहाँ पे एट ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, इन मत लगा दीजिएगा। सौरभ इज वेरी गुड एट स्टडीज एंड हिज फादर वांट्स टू सेंड हिम टू अब्रॉड फॉर हिज फर्दर एजुकेशन। सौरभ पढ़ने में अच्छा है और उसके पिताजी उसे कहाँ भेजना चाहते हैं, उसके पिताजी उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। ये सेंटेंस देख लेते हैं, इसको ए बी सी डी में हम कैटेगराइज कर देते हैं। ए पार्ट हो गया, ए बी पार्ट हो गया, और क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, सी पार्ट हो गया, और आखिरी क्या हो गया, आखिरी हो गया नोयर। अब सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस में गलत कहाँ है, तो सेंटेंस में गलत है, यहाँ पे टू नहीं आएगा अब्रॉड के साथ, बिकॉज अब्रॉड क्या है, अगर यहाँ पर मुंबई होता, यहाँ पे अगर टू मुंबई सही है, टू मुंबई सही, टू अमेरिका सही, राइट, टू चाइना सही, लेकिन टू अब्रॉड क्या है, टू अब्रॉड गलत हो जाएगा भाई। वजह क्या है, एक चाइना नाउन है, अमेरिका नाउन है, मुंबई नाउन है, लेकिन अब्रॉड कौन सा नाउन है भाई। अब्रॉड क्या है, अब्रॉड एक एडवर्ब है। ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस में एडवर्ब का यूज किया जाता है तो वहां पर हम नहीं यूज करते प्रीपोजिशन का, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलती किस पार्ट में है, गलती आपका सी पार्ट में है। यहाँ जो टू होगा इसे आपको हटाना है, यहाँ पे जो टू है इसी टू को आपको क्या करना है, इसी टू को आपको रिमूव करना है। आई थिंक सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर कंफ्यूज हो, सर होम के साथ हम टू क्यों नहीं लगाते। जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस सेंटेंस सही है, आई एम गोइंग टू होम सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देख लेते हैं। तो आज एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, चीजों को आप अच्छे से देखिए, ओके। और जो चीजें नहीं समझ में आती आप कमेंट भी कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे हम कहें आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस।
सेंटेंस हमारा सही है। अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू द स्टेशन, सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू होम, अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, सेंटेंस सही है। आई एम गोइंग टू द स्टेशन, सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू होम, सेंटेंस क्या हो गया है, गलत हो गया है। अब गलत होने की वजह क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेशन नाउन है, यहाँ पे ऑफिस नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो होम है, होम नाउन नहीं। होम क्या है, एडवर्ब होता है, इसलिए होम के साथ हम नहीं लगा सकते किसी प्रीपोजिशन का। यहाँ क्या हो जाएगा, आप सिंपली कहिए आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। लेकिन आपको यह भी समझना है, होम, अगर होम सोलो यूज किया जा रहा है, होम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया है आपने, होम के साथ किसी और का यूज, किसी एडजेक्टिव का यूज नहीं किया आपने, तो होम एडवर्ब होता है। अगर होम सिंपली है, अगर केवल होम लिखा है तो होम क्या है, होम आपका एडवर्ब। लेकिन अगर आपने कोई एडजेक्टिव और प्लस आपने होम लिखा है तो क्या बन जाता है, ए नाउन बन जाता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब एडवर्ब होम का यूज हुआ हो तो आप मत लगाइए प्रीपोजिशन। लेकिन अगर आप होम के पहले माई होम, योर होम, हर होम, हिज होम, अगर आपने कोई एडजेक्टिव लगाया तो होम नाउन बन जाता है, उनके साथ आ जाएंगे प्रीपोजिशन। तो आपको ये समझना है कि होम के सेंस में होम नाउन भी होता है और होम क्या होता है, होम आपका एडवर्ब भी होता है। अगर अकेले यूज किए हो होम का तो आप मत लगाइए प्रीपोजिशन। अगर आपने लिखा है कि आई एम गोइंग टू माई होम, यहाँ पे टू आ जाएगा। सब कहें, अगर इसको ऐसे लिखा जाए, he is going to his home on, he is going to his home on foot, वह पैदल अपने क्या है, वो पैदल अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे ऑन फुट क्या है, यहाँ पे ऑन फुट तो आपका एडवर्ब है, माइनर हेल्पिंग क्या है, यहाँ पे देखो होम पहले क्या गया है, हिज आ गया है। तो अब देखिए, यहाँ होम के पहले आपने हिज लगाया, आई मीन होम के पहले आपने एडजेक्टिव लगाया, और आपको पता है एडजेक्टिव का यूज किया जाता है नाउन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, होम आपका नाउन बन चुका है, होम यहाँ आपका एडवर्ब नहीं। तो यहाँ आई एम गोइंग टू हिज होम ऑन फुट सेंटेंस बिल्कुल सही है, राइट, यहाँ पे आप मत लगाइए। लेकिन अगर इसी को ऐसे कहा जाए, ही इज गोइंग टू होम ऑन फुट, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप ऐसे ही चीजों को देखा करिए, तो यहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आती हैं भाई। आई होप चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और एडवर्ब को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम फटाक से यूज ऑफ हाई और हाईली को देख लेते हैं। यहां से कई बार एग्जाम में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, यूज ऑफ हाई एंड हाई। यूज ऑफ हाई एंड हाईली। देखिए पहले हाई और हाईली में डिफरेंस क्या होता है। हाई भी एडवर्ब होता है और हाईली भी एडवर्ब होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, उनके फंक्शन में डिफरेंस है। हाई क्या है, आपको ये समझना होगा। हाई क्या है, हाई एडजेक्टिव
और एडवर्ब दोनों है। हम चीजों को इत्मीनान से समझेंगे। हाई क्या है? हाई एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, लेकिन जो हाईली है, हाईली केवल क्या है? हाईली केवल एडवर्ब। हाईली क्या है? हाईली केवल एडवर्ब। ये तो बेसिक है। कुछ और इनके आगे चलते हैं। हाई क्या है? जब एडवर्ब होगा तो हाई क्या होगा? हाई का यूज, हाई का यूज जब आप एडवर्ब के रूप में करेंगे तो हाई क्या होगा? हाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा? हाई होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बातें समझ में आ रही हैं? लेकिन जब क्या है, जब हाईली का यूज करोगे तो हाईली क्या होगा? हाईली होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जिनके बेसिक्स हैं आप ये समझ लीजिए। राइट, पहले हम समझते हैं यूज ऑफ हाई और हाईली। हाईली क्या है? एक एडजेक्टिव भी होता है। हाई और हाई क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव कैसे होगा ये देख लेते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना हाई हील्स, बोलते हैं ना हाई हील्स, तो हाई क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। हाई स्कूल बोलते हैं ना, हाई स्कूल, यहाँ पे हाई क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, हाई हाई फी, यहाँ हाई क्या है? एडजेक्टिव है। तो हाई एडजेक्टिव भी होता है। और हाई क्या होता है? जब एडवर्ब होगा तो हाई होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहें द प्लेन, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है? द प्लेस, द प्लेन, द प्लेन went high, went high in the sky. The plane went high in the sky. प्लेन कहाँ गया? आसमान में बहुत ऊंचे। यहाँ हाई भाई कहाँ गया? बहुत ऊंचाई पे गया। तो हाई क्या कर रहा है? हाई आपके कहाँ का आंसर दे रहा है ना। द प्लेन वेंट हाई, आसमान ऊंचाई पे गया। कहाँ गया? ऊंचाई पर। तो यहाँ हाई क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे हाई आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, द प्लेन went highly in the sky, अब सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वजह क्या है? हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस की आवश्यकता है, हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री की आवश्यकता नहीं। अब हाईली समझ लेते हैं। हाईली क्या होता है? हाईली भी एडवर्ब होता है, लेकिन जब हाईली एडवर्ब होगा तो क्या होगा? ए एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। जैसे हम कहें ही इज, he is highly qualified, he is highly qualified। वो क्वालिफाइड है। कितना क्वालिफाइड है? बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है भाई। he is highly qualified, so he is, you are a highly paid teacher, you are you are a, you are a highly paid teacher, a highly paid टीचर। मतलब आपको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है भाई। यू आर ए हाईली पेड टीचर। यहाँ पे हाईली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, तो आई थिंक ये सारे एडवर्ब्स के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? आइए एक आखिरी यूज हो रहा है और उसे भी कर लेते हैं डिस्कस। आखिरी यूज क्या है? यूज ऑफ, हम बात कर लेते हैं क्वाइट और ऑल की।
यूज ऑफ क्वाइट एंड ऑल, यूज ऑफ क्वाइट एंड ऑल। ओके, हम क्वाइट और ऑल को समझते हैं। ऑल एक एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। इन सब चीजों का ध्यान दिया करिए। ओके, तो चीजों के उनके फंक्शन के हिसाब से जज किया करिए। राइट, यूज ऑफ क्वाइट एंड ऑल। देखिए, जब क्वाइट और ऑल का यूज कंप्लीटली के सेंस में किया जाए, ध्यान दीजिए, जब क्वाइट और ऑल का यूज कंप्लीटली के सेंस में किया जाए तो ये एडवर्ब होते हैं। राइट, और हाँ, इनका यूज हमेशा डिग्री लेस एडजेक्टिव के साथ किया जाएगा। आपको जब एडजेक्टिव हम पढ़ा रहे थे तो आपको हमने ये समझाया था कि एडजेक्टिव को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल्स के साथ। तो जब इनका यूज देखिए, क्वाइट और ऑल का यूज हमेशा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। जब कहें एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, these two adverbs, these two adverbs, these two adverbs are used with non-gradable adjectives। क्या लिखा आपने कि these two adverbs are used with non-gradable adjectives। इन दोनों adverbs का यूज हमेशा और हमेशा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। सुनते हैं, he is quite young, he is right, he is right, वो सही है, ये राइट है, he is right। अब देखिए, यहां अगर इनके आगे मुझे एडवर्ब लगाना होगा तो हम चाहे क्वाइट लगाएं चाहे ऑल लगाएं, हम कह सकते हैं he is quite right, quite right। या इसको कहा जा सकता है he is all right। इसका मतलब क्या है, he is right, वो सही है, he is quite right, वो पूरी तरह सही है, he is all right, वो पूरी तरह सही है। यहाँ all और quite का यूज कंप्लीटली के सेंस में किया गया है, हिंदी में बोलते हैं तो पूरी तरह के सेंस में किया गया है। हम कहें you are quite wrong, you are quite wrong का मतलब क्या होता है, आप पूरी तरह से गलत है। तो अब रॉन्ग क्या है, रॉन्ग है, राइट है, इनोसेंट है, राइट, राउंड है, सर्कल है, सब क्या है, ये डिग्रीलेस एडजेक्टिव्स होते हैं, ये नॉन ग्रेडेबल्स होते हैं। भाई जब कोई एडजेक्टिव्स नॉन ग्रेडेबल्स होता है तो उनके साथ आप क्वाइट का यूज करिए या ऑल का यूज करिए, दोनों एडवर्ब होते हैं, उसकी हिंदी होती है पूरी तरह से। तो क्या है, यू आर क्वाइट राइट का मतलब क्या है, आप पूरी तरह से गलत हो। भाई यहाँ पे हम चाहे तो ऑल रॉन्ग का यूज कर सकते हैं, यू आर ऑल। बातें समझ पा रहे हो ना, ऑल रॉन्ग यहाँ पर ऑल का मतलब सभी नहीं, यू आर ऑल रॉन्ग का मतलब है कि आप पूरी तरह से गलत। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते रहे हैं और आई होप आप ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे ऑल का ध्यान दीजिए, ऑल एक एडजेक्टिव भी होता है, इसका मतलब होता है पूरा, लेकिन ऑल जब एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है पूरी तरह से। तो यू आर ऑल रॉन्ग का मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से गलत हो। यू आर ऑल राइट का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से सही हो। यू आर ऑल इनोसेंट का मतलब आप पूरी तरह से मासूम हो। और ऑल के स्थान पे हम क्वाइट का भी यूज कर सकते हैं, राइट, और इसका मतलब होता है पूरी तरह से। तो आई होप ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ओके, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप इससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एडवर्ब के लेक्चर्स खत्म हो गए हैं, ओके। तो अब इस पे हम अच्छे क्वेश्चंस ले आएंगे जो आपको हम डिस्कस करवाएंगे। ओके, तो आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा
आप कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे क्या है यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं कुछ बढ़िया सोर्सेस के साथ, कुछ अच्छे ओके ऑथेंटिक और जेन्युइन क्या है कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।